गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की और राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की। और इसमें हमने टॉपिक लिया है समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। और समाजशास्त्र के विषय वस्तु के संदर्भ में मेरी आपसे ये 5वीं मुलाकात है। पिछली मुलाकातों में मैंने आपसे समाजशास्त्र की परिभाषा, इसके स्वरूपात्मक समन्वयात्मक संप्रदाय के संदर्भ में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। आज हम बात करते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। समाजशास्त्र की जहाँ तक विषय वस्तु या विषय सामग्री का सवाल है, तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया है तथा दोनों को एक ही मान लिया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है, जबकि विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसी विषय का क्षेत्र अनुमानित परिधि की ओर और विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में यद्यपि विद्वानों में मत भिन्नता है, परंतु अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को इनके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यहाँ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों की चर्चा करेंगे, कुछ विद्वानों के दिए गए अवदानों की चर्चा करेंगे। उनमें पहला है एलेक एंकल्स के विचार। एलेक एंकल्स ने अपनी पुस्तक बताई थी मैंने आपको, व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक एंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। पहला है ऐतिहासिक पथ, दूसरा है आनुभविक पथ और तीसरा है विश्लेषणात्मक पथ। इन तीनों में से प्रत्येक पथ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जानने में कुछ न कुछ योगदान देता है। इस प्रकार एंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु ज्ञात करने के लिए आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड का सहारा लेते हैं। अब क्रमवार हम इनके बताए हुए पथों की चर्चा करते हैं। पहला है ऐतिहासिक पथ, हिस्टोरिकल पाथ। उसके अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ज्ञात करने के लिए हम उन समाजशास्त्रियों के लेखों का अध्ययन करेंगे जिन्हें समाजशास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन प्रवर्तकों ने अपनी रचनाओं में किन विषयों को केंद्र बिंदु माना है। सारोकिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में लगभग 1000 उन लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया है। हावर्ड बेकर और हैरी एल्मर बॉन्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस के 2 ग्रंथों में लगभग 1178 पृष्ठों में समाजशास्त्री इतिहास का उल्लेख किया है। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में 4 समाजशास्त्रियों अगस्त कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम तथा वेबर के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका समय 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का है।
समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में हुआ, जहां इन विद्वानों ने कार्य किया। इनमें से प्रत्येक विद्वान का समाजशास्त्र पर व्यक्तिगत बौद्धिक प्रभाव है। यद्यपि इन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की अलग अलग व्याख्या की है, फिर भी उसमें कुछ समानताएं पाई जाती है। जैसे सभी समाजशास्त्री सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र में सम्मिलित करते हैं। ये संस्थाएं परिवार से लेकर राज्य तक की संस्थाएं हैं। दूसरा है, सभी समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर जोर देते हैं। तीसरा, सभी समाजशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई माना जाना चाहिए। समाजशास्त्र यह भी देखे कि सभी समाजों में कुछ समानताएं एवं भिन्नताएं क्यों हैं। और चौथा है, सभी समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया या सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यह विचार मुख्य रूप से वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया। समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों, अमेरिकन समाजशास्त्रीय संगठन के सदस्यों एवं प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के लेखों आदि के अध्ययन के से समाजशास्त्र की विषय वस्तु के कुछ सामान्य विशिष्ट प्रकट होते हैं, जिन्हें एंकल्स ने इस प्रकार से प्रकट किया है। एंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा के उन्होंने अलग अलग स्टेप्स दिए हैं। पहला है समाजशास्त्रीय विश्लेषण, मानव संस्कृति एवं समाज, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण। यह तीसरा बताया है सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति। इसका दूसरी जो रूपरेखा बताई है वो है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, जिसमें इन्होंने चर्चा की है सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, मानव व्यक्तित्व, समूह, समुदाय, जिसमें नगरीय और ग्रामीण समुदाय, समितियाँ, संगठन, जनसंख्या और समाज। तीसरा बताया है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक, वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक, वैधानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक एवं कल्याणकारी संस्थाएं, कलात्मक एवं अभिव्यक्ति की संस्थाएं। चौथी और अंतिम बताई है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें विभेदीकरण, स्तरीकरण, सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, जिसमें क्रांति, युद्ध सभी है, संचार, जिसमें जनमत निर्माण, अभिव्यक्ति और परिवर्तन भी शामिल है। नेक्स्ट लिया है समाजीकरण, सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक विचलन, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक एकीकरण और सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु काफी विस्तृत है। इस शास्त्र में प्रमुखतः सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का अध्ययन है। दूसरा पाथ बताया है उन्होंने आनुभविक पाथ, एम्पेरिकल पाथ। इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आजकल के समाजशास्त्री किस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी अध्ययन पद्धति क्या है और वे किन विषयों से संबंधित हैं। इसे जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत हैं। पहला है समाजशास्त्र की विभिन्न पुस्तकों में दी गई विषय सूची को ज्ञात करें। दूसरा है समाजशास्त्री समाजशास्त्र की किस उपशाखा से अपना संबंध जोड़ते हैं। और तीसरा है उनके द्वारा किया शोध कार्य तथा समाजशास्त्रीय बैठकों, पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख एवं प्रतिवेदन। इन तीनों स्रोतों के अध्ययन से जो विषय उभर के आए उनमें प्रमुखतः वैज्ञानिक विधि, व्यक्तित्व एवं समाज, सांस्कृतिक मानव समूह, जनसंख्या, जाति एवं वर्ग,
प्रजाति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा एवं धर्म, सामुदायिक जीवन, इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों को सम्मिलित किया गया है, सामाजिक समस्याएं, सरकार एवं राजनीतिक आदि। तीसरा पाठ बताया है विश्लेषणात्मक पाठ, एनालिटिकल पाठ। हम यह तर्क दे सकते हैं कि न तो समाजशास्त्र की नींव डालने वालों ने और न ही वर्तमान में समाजशास्त्री जो कर रहे हैं वह समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारित का उचित तरीका है। इसका निर्धारण तो तार्किक विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक मानवीय विज्ञान की शाखा की अपनी विषय वस्तु है। उदाहरणार्थ, राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सत्ता, शक्ति, अधिकार, सरकार आदि का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की भी कुछ मूर्त और विशिष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए जिसका अध्ययन अन्य विज्ञानों में नहीं किया जाता हो। प्रमुख संस्थाएं सामाजिक उत्पादन तथा सामाजिक क्रियाएं वे क्षेत्र हैं जिन पर कोई अन्य विज्ञान दावा नहीं कर सकता। इनमें से प्रत्येक विषय पर समाजशास्त्र में शोध कार्य एवं सिद्धांत निर्माण का कार्य हुआ है। इस प्रकार से समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों से बचे हुए विषयों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि तब तो समाजशास्त्र कोई विशिष्ट विषय नहीं होगा और यह कई विषयों का एक झमेला हो जाएगा जिसमें वे सभी विषय आएंगे जो पृथक विज्ञानों की शाखा बनने में असमर्थ हैं। यह बात सही है कि कभी भी विश्वविद्यालय में इनकी पृथक शाखा की स्थापना हो सकती है, जैसे जनसंख्या, जननांकिकी, अपराध एवं दंडशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, पारिवारिक समाजशास्त्र की हुई है। प्रश्न उठता है कि यदि समाजशास्त्र की इसी प्रकार से उपशाखाओं की स्थापना होती रही तो क्या समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? इसका उत्तर एलेक एंकेल्स ने नहीं के रूप में दिया है, क्योंकि फिर भी कई ऐसे विषय बचे रहेंगे जिस पर समाजशास्त्र का ही दावा बना रहेगा। वे है समाज, संस्थाएं, सामाजिक संबंध का अध्ययन। इस प्रकार एलेक एंकेल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समाज, संस्था और सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। एलेक एंकेल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, संस्था और सामाजिक संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। कल मैं आपको इन तीनों के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा और साथ ही दुर्खेम डेविस के विचारों से भी आपको अवगत कराऊंगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सुझाव सलाह रहती है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन अध्यापन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अध्ययन के प्रति भी गंभीर रहें और सरकार की समय समय पर दी जा रही गाइडलाइंस की अनुपालना करें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, अध्ययन अध्यापन में निश्चित रूप से संलग्न होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।